आज हम लेके आए हैं एक ऐसे राज की कहानी जिसमें छुपी है एक अनोखी गुत्थी। एक इंजीनियर का अंगूठा। एक सुबह लंदन के एक क्लिनिक में एक खून से सना हुआ इंजीनियर विक्टर हेदरले अपने खो चुके अंगूठे के साथ डॉक्टर वॉटसन के पास पहुंचता है। लेकिन कैसे और क्यों हुआ ये सब, और क्या इस घटना में कोई और रहस्य है? ये रहस्य शर्लॉक होम्स के लिए भी एक कठिन चुनौती बन जाती है। तो आइए इस रोमांचक सफर में हमारे साथ जुड़िए। ये घटना 1889 की गर्मियों के दौरान हुई थी। मेरी शादी होने के थोड़े समय बाद मैं अपने चिकित्सा अभ्यास में वापस आ गया था और मैंने होम्स के बेकर स्ट्रीट के कमरे को छोड़ दिया था। हालांकि मैं उससे मिलने जाता रहता था। एक सुबह लगभग 7 बजे मेरी नौकरानी ने दरवाजे पर दस्तक दी और बताया कि पैडिंगटन से 2 आदमी आए हैं और इंतजार कर रहे हैं। मैं जल्दी से तैयार होकर नीचे दौड़ा। जैसे ही मैं नीचे आया मैंने देखा मेरा एक पुराना दोस्त जो एक गार्ड था कमरे से बाहर आया और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। यह एक नया मरीज है, उसने धीरे से कहा। मैंने सोचा खुद ही ले आऊं ताकि ये भाग ना सके। अब मुझे चलना चाहिए डॉक्टर। और बिना मुझे धन्यवाद कहने का वक्त दिए वो गार्ड चला गया। मैं अपने कमरे में गया और देखा कि एक आदमी टेबल के पास बैठा है। उसने एक सूट और एक नरम टोपी पहनी थी जो उसने मेरी किताबों पर रख दी थी। उसके एक हाथ में एक रुमाल बंधा था जो पूरा खून के धब्बों से भरा था। वो जवान था, लगभग 25 साल का। एक मजबूत और पुरुष जैसा चेहरा, लेकिन बहुत ज्यादा पीला दिख रहा था, जैसे उसने किसी खतरे का सामना किया हो। डॉक्टर, मुझे इतनी सुबह परेशान करने का अफसोस है, लेकिन रात को मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। मैं सुबह ही ट्रेन से आया हूँ और पैडिंगटन पर एक डॉक्टर का पता करने पर एक शरीफ आदमी ने मुझे यहाँ ला दिया। मैंने नौकरानी को काट दिया था, लेकिन लगता है कि उसने उसे साइड टेबल पर ही छोड़ दिया। मैंने कार्ड उठाया और देखा, मिस्टर विक्टर हेदरले, हाइड्रोलिक इंजीनियर, 16A विक्टोरिया स्ट्रीट, 3rd फ्लोर। यही नाम, पहचान और पता था मेरे सुबह के मेहमान का। मेरी रात तो बहुत मज़ेदार थी, उसने कहा और अचानक से जोर से हंसने लगा। बंद करो, मैं चीखा। अपने आप को संभालो, और उसे पानी दिया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। उसने अपनी भावनाओं पर काबू खो दिया था, जो एक मजबूत इंसान के साथ तब होता है जब वो कोई बड़ी मुश्किल से गुजरता है। कुछ समय बाद वो अपने होश में आया, बहुत थका हुआ लग रहा था। मैं अपनी बेइज्जती खुद ही करवा रहा हूँ, उसने थक कर कहा। बिल्कुल नहीं, ये लो, इसे पियो। मैंने थोड़ी ब्रांडी पानी में मिला दी और धीरे धीरे उसका पीला गला फिर से रंग में आने लगा। अब अच्छा लग रहा है, उसने कहा। और अब डॉक्टर, क्या कृपया मेरे अंगूठे का इलाज करेंगे, या ये कहूँ कि जहाँ मेरा अंगूठा हुआ करता था वहाँ का? उसने रुमाल खोला और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उस हाथ को देखकर मेरा मजबूत हौसला भी कांप गया। 4 उंगलियां बाहर निकली हुई थी और जहाँ अंगूठा होना चाहिए था वहाँ एक भयानक लाल हिस्से का सिरा था। अंगूठा जड़ से काट या फाड़ दिया गया था। हे भगवान, मैं चीखा। ये तो एक भयानक चोट है, इसमें तो खून बहुत ज्यादा निकला होगा। हाँ बिल्कुल, जब ये हुआ तो मैं बेहोश हो गया था और मुझे लगता है काफी देर होश में नहीं आया। जब होश आया तो देखा कि खून अब भी बह रहा था। तो मैंने अपने हाथ में रुमाल का एक किनारा कस कर बांध लिया था और एक छोटी सी डाली से उसे और मजबूत कर दिया। बहुत बढ़िया, तुम्हें तो सर्जन होना चाहिए था। ये एक हाइड्रोलिक का मामला था, समझ रहे हो, और ये मेरी ही फील्ड का था। ये, मैंने घाव का जायजा लेते हुए कहा, किसी भारी और तेज धार वाले हथियार से किया गया है। क्या ये एक हादसा था? मैंने पूछा। बिल्कुल नहीं। क्या एक जानलेवा हमला? बहुत ही जानलेवा। तुमने तो मुझे डरा दिया। मैंने घाव को साफ किया, धोया, इलाज किया और उसे पट्टी से कस दिया। अब कैसा लग रहा है? मैंने पूछा जब मैं अपना काम कर चुका था। बढ़िया। तुम्हारे बैंडी और पट्टी से मैं बिल्कुल नया आदमी महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत कमजोर था, लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी गुजरा वो काफी भयानक था। शायद तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे हौसले पर इसका असर हो सकता है। नहीं, अभी नहीं। मुझे ये कहानी पुलिस को भी सुनानी होगी, लेकिन आपसे मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे इस घाव का सबूत नहीं होता तो मुझे शक है कि वो मेरी कहानी पर यकीन करते।
क्योंकि ये एक अजीब कहानी है और मेरे पास इसको साबित करने के लिए ज़्यादा सबूत भी नहीं है। और अगर वो मेरी बात मान भी लेते तो जो सबूत मैं उन्हें दे सकता हूँ वो इतने अजीब हैं कि इंसाफ होने में शक था। अगर तुम्हारी समस्या किसी पहेली के रूप में है जिसे तुम हल करवाना चाहते हो तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम मेरे दोस्त मिस्टर शर्लक होम के पास जाओ, पुलिस के पास जाने से पहले। ओह, मैंने उस आदमी के बारे में सुना है, मेरे मेहमान ने जवाब दिया, और मुझे खुशी होगी अगर वो इस मामले को अपने हाथ में लें। लेकिन हाँ, मुझे पुलिस का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैंने उत्साह में कहा। मेरा नौकर एक गाड़ी बुला लेगा और मैं 1 मिनट में तुम्हारे साथ हूँगा। मैं सीधा ऊपर गया, अपनी पत्नी को जल्दी से सब बताया और 5 मिनट में मैं एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर अपने नए दोस्त के साथ बेकर स्ट्रीट के लिए रवाना हो गया। जैसे मैंने सोचा था, शर्लक होम अपनी बैठक में ड्रेसिंग गाउन पहने हुए अखबार पढ़ रहा था और अपने नाश्ते से पहले वाले पाइप पीने में व्यस्त था। उसने हमारा अपने शांत लेकिन मित्रता भरे अंदाज में स्वागत किया, नाश्ता मंगवाया और हमारे साथ एक अच्छा नाश्ता किया। जब नाश्ता खत्म हुआ तो उसने हमारे नए मेहमान को सोफे पर सुलाया, उसके सर के नीचे तकिया रखा और उसके पास एक गिलास ब्रांडी और पानी रख दिया। ये तो आसानी से समझ आ रहा है कि तुम्हारा अनुभव आम नहीं रहा होगा, मिस्टर हेदरले, होम्स ने कहा। कृपया यहाँ आराम से लेट जाओ और अपने आप को बिल्कुल घर जैसा महसूस करो। जितना बता सकते हो बताओ, लेकिन जब थक जाओ तो रुक जाओ। धन्यवाद, मेरे मरीज ने कहा, लेकिन जब से डॉक्टर ने मेरी पट्टी की है मैं बिल्कुल नया महसूस कर रहा हूँ और तुम्हारे नाश्ते ने मेरी पूरी तबीयत ठीक कर दी है। मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो मैं अपने अजीब अनुभव की कहानी तुरंत शुरू करता हूँ। तुम्हें ये पता होना चाहिए, उसने शुरू किया, कि मैं एक अनाथ और कुंवारा हूँ। लंदन में अपने एक छोटे से मकान में अकेला रहता हूँ। मैं एक हाइड्रोलिक इंजीनियर हूँ और मैंने अपने काम में काफ़ी अनुभव प्राप्त किया है। मैंने अपने 7 साल की ट्रेनिंग वेनर और मैथिसन के साथ की, जो ग्रीनविच की एक मशहूर कंपनी है। 2 साल पहले अपना समय पूरा करने के बाद और अपने बेचारे पिता के गुजर जाने से कुछ धन संपत्ति मिलने के बाद मैंने अपने खुद का काम शुरू करने का फैसला किया और विक्टोरिया स्ट्रीट में अपना ऑफिस ले लिया। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति के लिए अपना पहला व्यावसायिक काम की शुरुआत निराशाजनक होती है। मेरे लिए यह अनुभव कुछ ज़्यादा ही भारी रहा। पिछले 2 साल में मुझे सिर्फ 3 सलाहकारी काम मिले और एक छोटा सा काम, और बस इतना ही मेरे पेशे ने मुझे दिया है। मेरी कुल कमाई सिर्फ 27 पाउंड और 10 सेंट हुई है। हर दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक मैं अपने छोटे से दफ्तर में बैठे बैठे इंतज़ार करता हूँ, जब तक मेरा हौसला टूटने नहीं लगता और मुझे लगने लगा कि शायद मुझे कभी भी कोई काम नहीं मिलेगा। लेकिन कल जब मैं सोच रहा था कि दफ्तर बंद कर दूं, मेरा नौकर अंदर आया और कहा कि एक जनाब मिलने आए हैं। उसने एक कार्ड भी दिया जिसमें कर्नल लाइसेंडर स्टार्क का नाम छपा था। कार्ड के पीछे ही कर्नल खुद आए, जो कि थोड़ी लंबी सी हड्डी के लेकिन बहुत पतले थे। मुझे नहीं लगता कि कभी मैंने इतना पतला आदमी देखा होगा। फिर भी ये कमजोरी किसी बीमारी का नतीजा नहीं लग रही थी, क्योंकि उनकी आंखें चमक रही थी, चलने के अंदाज में एक तेजी थी और उनका व्यवहार भरोसा दिलाने वाला था। वो साधारण लेकिन साफ कपड़े पहने हुए थे और उनकी उम्र 30 से ज्यादा लेकिन 40 से कम लग रही थी। मिस्टर हेदरले, उन्होंने थोड़े से जर्मन लहजे में कहा, आपको मेरे पास एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सिफारिश किया गया है जो अपने काम में ना सिर्फ निपुण है बल्कि एक राज को समझने और उसे संभालने में भी माहिर है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किसने मेरी इतनी अच्छी सिफारिश की है? शायद अभी मेरा ये बताना ठीक नहीं होगा। मेरे पास आपके लिए एक काम है, लेकिन इसमें पूरी तरह से राजदारी अनिवार्य है। अगर मैंने एक राज को संभालने का वादा किया, मैंने कहा, तो आप मुझ पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। तो आप वादा करते हैं? उन्होंने आखिर में पूछा। हाँ, मैं वादा करता हूँ। बहुत अच्छे। तब वो अचानक उठ खड़े हुए और बिजली की तरह तेजी से कमरे के उस पार जाकर दरवाजा खोल दिया। बाहर का रास्ता खाली था। सब ठीक है, उन्होंने वापस आते हुए कहा। मुझे मालूम है कई बार नौकर अपने मालिक के कामों में ताक झाक करते हैं।
अब हम आराम से बात कर सकते हैं। उन्होंने अपनी कुर्सी मेरे बहुत पास खींच ली और फिर से वैसे ही शक और सोच भरी नजर से मुझे घूरने लगे। कृपया आप अपना काम बताइए जनाब, मैंने कहा। मेरा समय बहुत कीमती है। भगवान मुझे उस आखिरी लाइन के लिए माफ करे, लेकिन वो बातें मेरे होठों पर आई। एक रात के काम के लिए 50 पाउंड कैसे रहेंगे? उसने पूछा। बहुत अच्छे होंगे। मैं एक रात का काम कह रहा हूँ, लेकिन 1 घंटे का काम कहना ज्यादा सही होगा। हमें बस आपकी राय चाहिए एक हाइड्रोलिक स्टैंपिंग मशीन के बारे में जो खराब हो गई है। आप बता देंगे कि क्या गलत है तो हम खुद ही सही करा लेंगे। आपको ये काम कैसा लगता है? काम हल्का लगता है और पैसे भी खूब हैं। बिल्कुल सही। आपको आज रात को आखिरी ट्रेन से आना होगा। कहाँ आना होगा? आईफोर्ड, बेकशायर में। ये एक छोटी सी जगह है। पैडिंगटन से एक ट्रेन है जो आपको रात के लगभग 11:15 पर पहुंचा देगी। बहुत अच्छे। मैं एक गाड़ी लेकर आपको लेने आ जाऊंगा। तो फिर एक ड्राइव भी होगी? हाँ, हमारा छोटा सा घर बिल्कुल गांव में है, आईफोर्ड स्टेशन से पूरे 7 मील दूर। फिर हमारा वहाँ 12 बजे से पहले पहुंचना मुश्किल होगा। क्या वापस आने का कोई मौका होगा? मुझे रात को वहीं रुकना पड़ेगा। हाँ, हम आपके लिए आराम से रात बिताने का इंतजाम कर सकते हैं। ये तो बहुत अजीब बात है। क्या मैं किसी और समय आकर काम नहीं कर सकता? मैंने पूछा। हमने ये फैसला किया है कि आपको रात को आना चाहिए। आपको इस असुविधा के लिए हम इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। फिर भी अगर आप अभी भी इस काम से हाथ खींचना चाहते हैं तो अभी भी समय है। मैंने 50 पाउंड के बारे में सोचा और सोचा कि ये कितना काम आएगा। नहीं नहीं, मैंने कहा, मैं आपके कहने पर अपने आप को ढालने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मैं बस ये समझना चाहूँगा कि आप मुझसे क्या काम करवाना चाहते हैं। तो बात यह है, आपको शायद पता होगा कि मुल्तानी मिट्टी कितनी कीमती वस्तु है और ये सिर्फ इंग्लैंड के 1 या 2 जगहों पर ही मिलती है। कुछ समय पहले मैंने रीडिंग के करीब एक छोटा सा इलाका खरीदा था, एक बहुत छोटा इलाका। मुझे इत्तेफाक से ये पता चला कि मेरे खेत में मुल्तानी मिट्टी की तह है। जब मैंने इसे देखा तो ये पाया कि ये तह काफ़ी छोटी है, लेकिन ये 2 बड़ी तहों के बीच में है जो मेरे पड़ोसियों की ज़मीन में है। ये अच्छे लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी ज़मीन में ऐसा धन का भंडार है जो सोने की खान के बराबर है। आप समझ सकते हैं, मेरा फ़ायदा इसमें था कि इनकी ज़मीन को खरीद लूं इससे पहले कि उन्हें इसकी असली कीमत का पता चले। लेकिन अफसोस कि मेरे पास इतना पैसा नहीं था। मैंने अपने कुछ दोस्तों को इस राज में शामिल किया और उन्होंने ये सलाह दी कि हम चुपचाप और चुपके अपने छोटी सी तय को काम में लाएं और इस तरह से हम उतने पैसे कमा लें जो पड़ोस की ज़मीन को खरीदने में काम आए। हमने कुछ समय से यही करना शुरू किया है और अपने काम को आसान बनाने के लिए हमने एक हाइड्रोलिक प्रेस लगाई थी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, वो प्रेस अब खराब हो गई है और हमें इस बारे में आपकी सलाह चाहिए। हम अपने राज को बहुत ही सुरक्षित रखते हैं और अगर किसी को पता चलेगा कि हमारे छोटे से घर में हाइड्रोलिक इंजीनियर आया है तो लोगों की जिज्ञासा जाग उठेगी। फिर अगर असल बात सामने आई तो हमारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा और पड़ोस की ज़मीन खरीदने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने आपसे वादा लिया था कि आप किसी को नहीं बताएंगे कि आप आईफर्ड आए हैं। क्या मैंने सब बातें स्पष्ट कर दी हैं? मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ, मैंने कहा, लेकिन एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको मुल्तानी मिट्टी को निकालने के लिए हाइड्रोलिक प्रेस का इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है, जबकि जैसा मैंने सुना है इसे तो खुदाई करके निकाला जा सकता है। आह, उसने बेपरवाही से कहा, हमारे पास अपना एक अलग तरीका है। हम मिट्टी को ईंट की शक्ल में दबा कर निकालते हैं ताकि उसका असल राज किसी को समझ ना आए। लेकिन ये सिर्फ एक छोटी सी बात है। मैंने आपको अपने पूरे विश्वास में ले लिया है मिस्टर हैदरले, और इससे आपको पता चलेगा कि मैं आप पर कितना भरोसा करता हूँ। ये कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ। तो मैं आपको आईफर्ड में 11:15 पर मिलने की उम्मीद करूंगा। मैं जरूर आऊंगा और किसी को एक लफ्ज मत बताना। उसने एक लंबी और शक भरी नजर मुझ पर डाली, फिर एक ठंडे और गीले हाथ की पकड़ के साथ वो कमरे से चला गया। आप दोनों समझ सकते हैं, जब मैं बैठकर ठंडे दिमाग से इन सब पर सोचने लगा तो मुझे अपने आप को दिए गए इस अचानक नए काम पर बड़ी हैरानी हुई। एक तरफ मैं खुश था क्योंकि ये फीस
मेरी अपनी मांगों से 10 गुना ज्यादा थी और शायद ये काम मुझे आगे और भी काम दे सकता था। दूसरी तरफ मेरे उस ग्राहक का चेहरा और उसका रवैया मेरे दिल में एक अजीब सी उलझन छोड़ गया था। और मुल्तानी मिट्टी को लेकर उसके तर्क मुझे ये समझाने के लिए काफी नहीं थे कि क्यों मुझे रात के मध्य में बुलाया गया था और क्यों उसने मुझे इस काम को किसी को ना बताने को कहा। फिर भी मैंने अपने सभी डर को एक तरफ रख दिया, अच्छे तरह से खाना खाया, पैडिंगटन स्टेशन की तरफ गया और वहां से चल पड़ा। बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसने कहा था, एकदम चुपचाप। रात के 11 बजे के बाद मैं उस छोटे धुंधले रोशनी वाले स्टेशन पर उतर गया। मैं वहां उतरने वाला अकेला मुसाफिर था और प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक नींद से भरा गार्ड था जो अपने हाथ में एक लालटेन लेकर खड़ा था। जब मैं उस गेट से बाहर निकला तो मैंने देखा कि सुबह वाला आदमी वहां अंधेरे में मेरा इंतजार कर रहा था। बिना एक लफ्ज कहे उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक गाड़ी में ले गया जिसका दरवाजा खुला था। उसने दोनों तरफ से शीशे ऊपर खींचे, लकड़ी पर दस्तक दी और हम घोड़े की जितनी तेज रफ्तार थी उतनी तेजी से चल दिए। एक घोड़ा था? होम्स ने बीच में रोका। हाँ, सिर्फ एक ही था। क्या आपने उसका रंग देखा? हाँ, जब मैं गाड़ी में चढ़ रहा था तब साइड लाइट की रोशनी में देखा, वो भूरे रंग का था। थका हुआ या ताज़ा? ओह, ताज़ा और चमकदार। धन्यवाद। कृपया अपनी इस अनोखी कहानी को जारी रखें। फिर हम चल दिए और कम से कम 1 घंटे तक सफर किया। कर्नल ने कहा था कि ये सिर्फ 7 मील हैं, लेकिन मेरी सोच के मुताबिक जो हमारी रफ्तार थी और जो वक्त लगा, ये 12 मील के आसपास होना चाहिए था। पूरे वक्त वो मेरे साइड पर चुपचाप बैठे रहे, लेकिन मैंने एक दो बार देखा कि वो बड़े ध्यान से मुझे देख रहे हैं। उस जगह के रास्ते शायद अच्छे नहीं थे क्योंकि हम बहुत जोर से हिलते डुलते रहे। मैंने कोशिश की कि खिड़की के बाहर कुछ देखूं, लेकिन वहां सफेद शीशे थे और सिर्फ कभी कभी किसी रोशनी की हल्की झलक ही दिखाई देती थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकी। कर्नल झट से गाड़ी से बाहर निकले और जब मैं उनके पीछे गया तो उन्होंने मुझे एक चौखट के अंदर खींच लिया जो हमारे सामने खुला था। हम सीधा गाड़ी से निकलकर हॉल में आ गए तो मैं घर के सामने की एक झलक भी नहीं देख पाया। हमारे अंदर आते ही पीछे दरवाजा बंद हो गया। घर के अंदर अंधेरा था और कर्नल माचिस ढूंढने लगे। अचानक दूसरे छोर से एक दरवाजा खुला और एक लंबी सुनहरी रोशनी की लहर हमारी तरफ आई। रोशनी धीरे धीरे बढ़ गई और एक औरत हाथ में लालटेन लिए सामने आई। उसने अपना चेहरा आगे किया और हमारी तरफ देखते हुए लालटेन को अपने सर के ऊपर उठाया। मैं देख सकता था कि वो खूबसूरत थी और उसके काले कपड़ों पे जो रोशनी पड़ रही थी उससे लग रहा था कि कपड़े महंगे थे। उसने एक अजीब भाषा में कुछ शब्दों में प्रश्न किया और जब मेरे साथी ने एक कठोर स्वर में जवाब दिया तो वो इतनी चौंक गई थी कि लालटेन लगभग उसके हाथ से गिरने वाली थी। कर्नल उसके पास गया, उसके कान में कुछ फुसफुसाया और फिर उसे अंदर वापस धकेल लिया जहां से वो आई थी। आप यहाँ कुछ देर के लिए इंतजार करने का कष्ट उठाएंगे? कर्नल ने कहा और एक और दरवाजा खोल दिया। वो एक छोटा सा कमरा था। मैं आपको एक पल के लिए भी इंतजार नहीं कराऊंगा, उन्होंने कहा और अंधेरे में गायब हो गए। मैंने उस मेज पर रखी किताबों की तरफ देखा और मेरे जर्मन ना जानने के बावजूद मुझे समझ आया कि वो किताबें विज्ञान की थी और बाकी कविता की पुस्तक थी। अचानक बिना किसी आवाज के बिल्कुल शांति के बीच मेरे कमरे का दरवाजा धीरे से खुल गया। वो औरत दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। उसके पीछे हॉल में अंधेरा था और मेरे लालटेन की पीली रोशनी उसके उत्तेजित और सुंदर चेहरे पर पड़ रही थी। मैं होती तो यहाँ से चली जाती, उसने कहा, जैसे कि अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रही हो। आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए, यहाँ आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन मैम, मैंने कहा, मैंने अभी तक वो काम नहीं किया जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं बिना मशीन देखे नहीं जा सकता। ये इंतजार करना आपके लिए बेकार है, उसने आगे कहा। आप दरवाजे से निकल सकते हैं, कोई भी नहीं रोक रहा। और जब उसने देखा कि मैंने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया तो अचानक उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपने हाथ जोड़े। भगवान के लिए, उसने फुसफुसाया, यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। मैं अपने 50 पाउंड की फीस, अपने थकाऊ सफर के बारे में सोच रहा था जो मुझे सामने दिख रहा था। क्या सब कुछ बेकार जाने वाला था? मैं क्यों भाग जाऊं बिना अपना काम किए?
बिना अपने हक की रकम लिए। शायद ये औरत, जितना मुझे पता है, सिर्फ पागल हो। इसलिए एक बलशाली स्वभाव के साथ, हालांकि उसका व्यवहार मुझे जितना प्रभावित किया था, उससे ज्यादा मुझे चिंतित करने की जरूरत नहीं थी। मैंने अपने सर को हिलाते हुए कहा कि मैं यहाँ रुकने का इरादा रखता हूँ। वो कुछ और कहने वाली थी कि तभी एक दरवाजा ऊपर बंद हुआ और कुछ कदमों की आवाज सीढ़ियों पर सुनाई दी। उसने एक पल के लिए सुना, वैसे ही अचानक और बिना कोई आवाज के वो गायब हो गई। नए आने वाले थे कर्नल स्टार्क और एक छोटा पर मोटा आदमी। ये मेरा सेक्रेटरी और मैनेजर है, कर्नल ने कहा। वैसे मुझे लगा कि मैंने अभी दरवाजे को बंद किया था। मुझे डर है कि आपने हवा का असर महसूस किया होगा। इसके बिल्कुल विपरीत, मैंने कहा। मैंने खुद दरवाजा खोला क्योंकि मुझे लगा कमरा थोड़ा सा बंद है। उसने मुझे एक शक से देखा। शायद हमें अब काम शुरू करना चाहिए, उसने कहा। मिस्टर फर्गुसन और मैं आपको मशीन दिखाने ले जाएंगे। मुझे अपनी टोपी पहननी चाहिए, मुझे लगता है। ओह नहीं, वो घर के अंदर है। क्या आप घर के अंदर मुल्तानी मिट्टी खोदते हैं? नहीं नहीं, ये तो सिर्फ वहाँ है जहाँ हम इसे दबाते हैं। लेकिन उस बारे में मत सोचिए। हम सिर्फ चाहते हैं कि आप मशीन को देखें और हमें बताएं कि क्या इसमें गलत है। फिर हम सब साथ में चल दिए। कर्नल स्टार्क आखिरकार एक छोटे से दरवाजे के सामने रुक गए, जिसे उन्होंने खोला। अंदर एक छोटा कमरा था जिसमें हम तीनों के लिए एक समय में आना मुश्किल था। फर्गुसन बाहर रहा और कर्नल ने मुझे अंदर बुलाया। हम अब, उसने कहा, विशेष रूप से हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर हैं, और अगर कोई इसे चालू कर दे तो हमारे लिए बहुत ही बेचैनी की बात होगी। इस छोटे कमरे की छत वाकई में नीचे आने वाले पिस्टन का छोर है, और ये कई टन की ताकत के साथ इस फर्श पर आता है। मशीन ठीक से चल रही थी, लेकिन इसमें थोड़ी कठोरता है और इसकी ताकत कम हो गई है। शायद आप इस पर नज़र डाल सकें और हमें दिखा सकें कि इसमें क्या सही करना है। मैंने उससे लालटेन ली और मैंने मशीन को गहराई से जांच की। ये वाकई में एक बड़े आकार की मशीन थी और इसमें काफ़ी दबाव लगाने की क्षमता थी। लेकिन जब मैं बाहर गया और उसके कंट्रोल लीवर को नीचे दबा दिया, तो मुझे तुरंत ही उस की आवाज़ से पता चल गया कि यहाँ एक छोटा सा लीकेज है। मैंने अपने साथी को ये बताया, जो मेरी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था और इसे कैसे ठीक करना है इस पर कई प्रश्न भी पूछ रहा था। जब मैंने उसे अच्छे से समझा दिया, तो मैं मशीन के मेन चैम्बर में वापस गया और अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए उसे अच्छे से देखने लगा। ये तुरंत ही साफ था कि मुल्तानी मिट्टी की कहानी सिर्फ एक झूठ थी, क्योंकि इतना शक्तिशाली इंजन इतने छोटे काम के लिए नहीं हो सकता। दीवारें लकड़ी की थी, लेकिन फर्श एक बड़े लोहे की थी, और जब मैंने इसकी जांच की तो मुझे उस पर एक धातु की परत दिखाई दी। मैंने झुककर इसे देखने के लिए घिसना शुरू किया, जब मुझे जर्मन भाषा में कुछ मुरमुराने की आवाज़ सुनाई दी, और मैंने देखा कि कर्नल का चेहरा मुझे घूर रहा था। आप वहाँ क्या कर रहे हैं? उसने पूछा। मैं आपकी मुल्तानी मिट्टी की प्रशंसा कर रहा था, मैंने कहा। मुझे लगता है कि अगर मुझे ये समझ आए कि मशीन किसके लिए है, तो मैं आपकी मदद बेहतर तरीके से कर पाऊंगा। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, मुझे अपने भोलेपन पर अफसोस हुआ। उसका चेहरा सख्त हो गया और उसकी भूरी आंखों में एक खौफनाक चमक आ गई। बहुत अच्छे, उसने कहा। आपको मशीन के बारे में सब कुछ पता चलेगा। उसने एक कदम पीछे लिया, छोटे दरवाजे को बंद किया और ताला लगा दिया। मैं उसकी तरफ भागा और हैंडल को खींचने लगा, लेकिन वो बिल्कुल सुरक्षित था। फिर अचानक से उस खामोशी में मैंने एक आवाज़ सुनी जो मेरे दिल को जोर से धड़काने लगी। उस इंजन को काम पर लगा दिया था। लालटेन अभी भी उस जमीन पर थी जहां मैंने इस धातु को जांच करने के वक्त रख दिया था। इसकी रोशनी में मैंने देखा कि खाली छत मेरे ऊपर आ गई है, धीरे धीरे कूदते हुए। लेकिन जैसे कि कोई भी मुझसे अच्छे से नहीं जानता था, इसमें इतनी ताकत थी कि 1 मिनट में मुझे एक कचूमर में तब्दील कर दे। मैंने चिल्लाते हुए दरवाजे पर खुद को फेंक दिया और ताले को अपने नाखूनों से खींचने लगा। मैं अब खड़ा नहीं हो पा रहा था जब मेरी नज़र ने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे दिल में उम्मीद की लहर दौड़ गई। मैंने कहा था कि दीवारें लकड़ी की थी। जब मैंने आखिरी बार जल्दी से चक्कर लगाया, तो मैंने देखा दो बोर्ड के बीच एक पतली पीली रोशनी थी। एक पल के लिए मुझे यकीन नहीं हुआ कि यहाँ वाकई में एक दरवाज़ा है जो मुझे मौत से दूर ले जा रहा है। अगले पल मैं उस दरवाजे से गुजर आया
और दूसरी तरफ आधा बेहोश पड़ गया। पैनल मेरे पीछे फिर से बंद हो गया। जब मैं नीचे आधा बेहोश था तब एक औरत मेरे ऊपर झुकी और अपने बाएं हाथ से मुझे खींचने लगी, जबकि उसने अपने दाएं हाथ में एक मोमबत्ती पकड़ी हुई थी। ये वही अच्छी दोस्त थी जिसकी चेतावनी मैंने बेकार समझी थी। मैंने अपने पाँव पर खुद को संभाला और उसके साथ गलियारे से भागकर एक घूमती हुई सीढ़ी पर चढ़ा। जब हम वहां पहुंचे तो हमने दौड़ते पाँव की आवाज और दो आवाजों की चीख सुनाई दी, एक दूसरे का जवाब देते हुए, जो हमारी मंजिल से नीचे से आ रही थी। फिर उसने एक दरवाजा खोला जो एक बेडरूम में खुलता है, जिसके खिड़की से चांद की रोशनी चमक रही थी। ये तुम्हारा मौका है, उसने कहा। ये ऊंचा है, लेकिन शायद तुम इससे कूद सकते हो। जब वो बोल रही थी तब गलियारे के दूसरे सिरे पर एक रोशनी नजर आई और मैंने देखा कि कर्नल स्टार्क एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में कसाई के चाकू की तरह का हथियार लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं बेडरूम में भाग गया, खिड़की खोल दी और बाहर देखा। कितना शांत और मीठा और स्वच्छ गार्डन चांदनी में दिख रहा था, और ये नहीं हो सकता था कि ये 30 फीट से ज्यादा ऊंचा हो। मैं खिड़की के सिल पर चढ़ा, लेकिन मैं कूदने में हिचकिचाहट कर रहा था जब तक मैं ये नहीं सुन लेता कि मेरी रक्षक और उस जल्लाद के बीच में क्या होता है जो मेरा पीछा कर रहा है। अगर उसका कुछ बुरा हाल होता तो मैं किसी भी खतरे के लिए तैयार था, उसकी मदद के लिए वापस जाने के लिए। ये ख्याल मेरे दिमाग में आया ही था कि वो दरवाजे पर था, उसके बीच से गुजरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने अपने हाथों से उसे पकड़ लिया और उसे रोकने की कोशिश की। फ्रिट्ज, फ्रिट्ज, उसने इंग्लिश में चीखा। याद रखो अपने वादे को, पिछली बार के बाद। तुमने कहा था कि ऐसा फिर नहीं होगा। वो चुप रहेगा, ओ वो चुप रहेगा। तुम पागल हो एलिस, उसने चीखा, उसे छूटने की कोशिश करते हुए। तुम हमारी बर्बादी कर दोगी। उसने बहुत कुछ देख लिया है, मुझे जाने दो, मैं कहता हूँ। उसने उसे एक तरफ ढकेला और खिड़की की तरफ दौड़ता हुआ अपने भारी हथियार से मुझे काटने के लिए। मैंने खुद को छोड़ दिया और सिल पर हाथों से लटक रहा था जब उसका वार पड़ा। मुझे एक हल्का सा दर्द का एहसास हुआ। मेरी पकड़ ढीली पड़ गई थी और मैं नीचे बगीचे में गिर गया। मैं गिरने से हिल गया था, लेकिन चोट नहीं लगी, तो मैंने खुद को उठाया और जितना तेज हो सकता था झाड़ियों में भाग गया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि मैं अभी भी खतरे में हूँ। अचानक, लेकिन जब मैं भाग रहा था, मुझे एक जानलेवा चक्कर और उलझन महसूस हुई। मैंने अपने हाथ की तरफ देखा जो दर्द से थरथरा रहा था, और फिर पहली बार देखा कि मेरा अंगूठा कट गया है और खून मेरे चोट से बह रहा है। मैंने इस पर अपना रुमाल बांधने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे कानों में एक अजीब सी गुनगुनाहट आई और अगले ही पल मैं गुलाब के झाड़ में बेहोश गिर गया। मैं कितनी देर बेहोश रहा नहीं कह सकता। ये जरूर बहुत लंबी देर थी, क्योंकि चांद तो डूब गया था और एक चमकदार सुबह का आगाज हो रहा था। जब मैं होश में लौटा, मेरे कपड़े सूख गए थे और मेरे कोट की बाजू मेरे कट चुकी उंगली के खून से भरी हुई थी, जिसका जलना मेरे रात के सफर की सारी बातें तुरंत याद दिला रहा था। और मैंने इसके साथ खुद को उठाया कि शायद मैं अभी भी अपने पीछा करने वालों से सुरक्षित नहीं हूँ। लेकिन जब मैंने आसपास देखा तो हैरानी की बात थी कि ना ही कोई घर था और ना ही बगीचा। मैं रोड के करीब एक झाड़ी के कोने में लेटा हुआ था और थोड़ी दूर पर एक लंबी बिल्डिंग थी। जब मैं उसके पास गया तो पता चला कि ये वही स्टेशन है जहां मैं पिछली रात पहुंचा था। अगर मेरी उंगली पर चोट ना होती तो ये सब सिर्फ एक बुरा सपना लगता। फिर मैंने उसी हालात में ट्रेन पकड़ी और जल्दी से लंदन आ गया। जब वहां पहुंचा तो पहले मैंने अपनी चोट का इलाज करवाया और फिर डॉक्टर ने मेरे साथ यहाँ आने की कृपा की। मैं इस मामले को आपके हाथ में दे रहा हूँ और वही करूँगा जो आप सलाह दोगे। हम दोनों थोड़ी देर के लिए चुप रहे इस अजीब कहानी को सुनने के बाद। फिर शर्लॉक होम्स ने एक भारी किताब उठाई जिसमें उसने अखबार रखे हुए थे। यहाँ एक विज्ञापन है जो तुम्हें रुचि देगा, उसने कहा। ये 1 साल पहले अखबारों में आया था। सुनो ये। मिस्टर जेरेमी हीलिंग, उम्र 26, एक हाइड्रोलिक इंजीनियर, रात को 10 बजे अपने किराए के घर से निकले और उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चला। उसने ये पहना था, आदि आदि, हाँ, ये वो आखिरी बार दिखता है जब कर्नल को अपनी मशीन को सही करवाने की ज़रूरत थी, मुझे लगता है। भगवान की कसम, मेरे पेशेंट ने चीख मार कर कहा।
फिर उस लड़की ने जो कहा उसका मतलब समझ में आता है। बिना किसी शक के ये बिल्कुल साफ था कि कर्नल एक ठंडा और बेकार मनुष्य है, उन डाकुओं जैसा जो अपने शिकार को कभी जिंदा नहीं छोड़ते। अच्छा, अब हर पल कीमती है, तो अगर तुम तैयार हो तो हम अब स्कॉटलैंड यार्ड चलते हैं, आइफोर्ड के लिए निकलने से पहले। लगभग 3 घंटे बाद हम सब एक ट्रेन पे थे, रीडिंग से छोटे बैकशायर गांव की तरफ। वहां शर्लक होम, हाइड्रोलिक इंजीनियर, इंस्पेक्टर ब्रेड स्ट्रीट, स्कॉटलैंड यार्ड का एक आम कपड़ों में आदमी और मैं था। ब्रेड स्ट्रीट ने काउंटी का एक मैप सीट पर बिछाया और कंपास से आइफोर्ड के केंद्र में एक चक्र खींच दिया। ये तुम्हें दिखाता है, उसने कहा। ये चक्र गांव के 10 मील के एरिया पे खींचा गया है। हमारी ये जगह इस लाइन के आसपास होनी चाहिए। तुमने कहा था 10 मील। हाँ, मुझे लगता है ये 1 घंटे की अच्छी ड्राइव थी। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें बेहोश देखकर वो तुम्हें इतनी दूर वापस ले आए? उन्होंने ऐसा ही किया होगा। मुझे भी याद है कि मुझे उठाया गया था और कहीं ले जाया गया था। जो मुझे समझ नहीं आता, मैंने कहा, वो ये है कि उन्होंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया जब उन्होंने तुम्हें बगीचे में बेहोश पाया। शायद वो आदमी औरत की विनतियों से पिघल गया होगा। मैं ऐसा नहीं सोचता। मैंने अपनी जिंदगी में इतना कठोर चेहरा नहीं देखा। अरे, हम बहुत जल्दी इन सबको साफ कर देंगे, ब्रेड स्ट्रीट ने कहा। अच्छा, मैंने अपना चक्र खींच दिया है और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझे पता होना चाहिए कि किस एरिया पे हम उन लोगों को खोज सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये दक्षिण है, क्योंकि वहाँ जमीन ज्यादा सूनी है। और मैं कह रहा हूँ कि ये पूरब है, मेरे पेशेंट ने कहा। मैं पश्चिम के पक्ष में हूँ, सादे कपड़े वाले आदमी ने कहा। वहाँ कुछ छोटे शांत गांव हैं। और मैं उत्तर के पक्ष में हूँ, मैंने कहा, क्योंकि वहाँ कोई पहाड़ नहीं है। और हमारे दोस्त ने कहा कि उन्होंने कोई गाड़ी चढ़ते हुए नहीं देखी। आओ, इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा। होम्स, तुम्हारा क्या मत होगा? तुम सब गलत हो। लेकिन हम सब गलत नहीं हो सकते। ओह हाँ, तुम हो सकते हो। ये मेरी जगह है। उसने चक्र के केंद्र पे अपनी उंगली रखी। ये है, यहाँ हम उन लोगों को पाएंगे। लेकिन 12 मील की ड्राइव? हैदरले ने चौंक कर पूछा। 6 बाहर और 6 वापस, और क्या? तुम खुद कहते हो कि घोड़ा जब तुम्हें अंदर बुलाया गया तब वो ताजा और चमक रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है अगर उसने बाहरी सड़कों पर 12 मील का सफर तय किया होता? सच में ये संभव है, ब्रेड स्ट्रीट ने सोच विचार करते हुए कहा। ये एक बड़ा नकली सिक्के बनाने का गैंग है और उन्होंने उस मशीन का इस्तेमाल किया है जो मिश्रण बनाने के लिए है, जो चांदी की जगह इस्तेमाल होता है। उन्होंने हजारों सिक्कों का निर्माण किया है। हमने उनका रीडिंग तक पीछा किया, लेकिन आगे नहीं जा पाए क्योंकि उन्होंने अपने सारे निशान छुपा दिए थे, जो ये दिखाता है कि वो बहुत अनुभवी हैं। लेकिन अब इस शुभ अवसर की वजह से मुझे लगता है कि हम उन्हें पकड़ लेंगे। जब हम आइफोर्ड स्टेशन पर पहुंचे तब हमने देखा कि एक विशाल धुएं की चोटी झाड़ियों के पीछे से उठ रही थी। ये क्या घर चल रहा है? ब्रेड स्ट्रीट ने पूछा जब ट्रेन फिर से अपने रास्ते पर चली गई। हाँ सर, स्टेशन मास्टर ने कहा। ये कब चालू हुआ? मैंने सुना है कि ये रात के दौरान शुरू हुआ सर, लेकिन ये बढ़ गया है और पूरा स्थल आग में है। ये किसका घर है? डॉक्टर बेचर का। मुझे बताओ, इंजीनियर बीच में बोला। क्या डॉक्टर बेचर एक जर्मन है जो बहुत पतले हैं और उनकी एक लंबी तीखी नाक है? नहीं सर, डॉक्टर बेचर एक इंग्लिश हैं, लेकिन उनके साथ एक मेहमान है, एक मरीज, जैसा कि मुझे समझ है, जो एक विदेशी है। स्टेशन मास्टर अपनी बात खत्म नहीं कर पाया था कि हम सब आग की तरफ जल्दी से जा रहे थे। रास्ता एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ा और सामने एक बड़ा सफेद भवन था जो हर छेद और खिड़की से आग उगल रहा था, जबकि सामने के बगीचे में 3 आग बुझाने वाले इंजन बेकार कोशिश कर रहे थे। ये वही है, हैदरले ने बड़े उत्साह में कहा। वही, वो गुलाब की झाड़ियां जहां मैं पड़ा था, वो दूसरी खिड़की वही है जिससे मैं कूदा था। अच्छा, कम से कम, होम्स ने कहा, तुमने उनसे अपना बदला ले लिया। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारा लालटेन, जब वो प्रेस में कुचला गया, जिसने लकड़ी की दीवारों में आग लगा दी, लेकिन निश्चित रूप से वो तुम्हारे पीछे भागते हुए
इस पर ध्यान नहीं दे पाए। अब इस भीड़ में अपनी पिछली रात के दोस्तों को देखते रहो। हालांकि मुझे डर है अब तक वो 100 मील दूर होंगे। और होम्स का डर सच हो गया, क्योंकि उस दिन से लेकर आज तक ना तो उस सुंदर औरत का कोई पता चला और ना ही उस खतरनाक जर्मन का और ना ही उस उदास इंग्लिश का। उस दिन सुबह एक किसान ने एक गाड़ी देखी जो कई लोगों और कुछ बड़े डिब्बों से भरी हुई थी, जो रीडिंग की तरफ तेजी से जा रही थी। लेकिन वहां से भगौड़ों का कोई निशान नहीं मिला और ना ही होम्स की चतुरता उनकी जगह का कोई सुराग ढूंढने में सफल हुई। आग बुझाने वाले लोग अंदर मिले अजीब व्यवस्थाओं से काफी परेशान थे और उन्हें दूसरी मंजिल की खिड़की पर एक नई कटी रखी इंसानी उंगली भी मिली। लेकिन सूर्य अस्त होने के समय उनकी कोशिशें आखिरकार सफल रही और उन्होंने आग बुझा दी। लेकिन इससे पहले छत गिर गई और पूरा स्थल ऐसा बिल्कुल बर्बाद हो गया। कुछ मुड़े सिलेंडर और लोहे के पाइप के अलावा उस मशीन का कोई निशान नहीं मिला जो हमारे दोस्त को इतनी महंगी पड़ी थी। ये एक रहस्य ही रह जाता अगर नरम मिट्टी ना होती, जो हमें एक बहुत साफ कहानी सुनाती। ये स्पष्ट था कि वो उन दो व्यक्तियों द्वारा उठाया गया था, जिनमें से एक के पैर काफी छोटे थे और दूसरे के असाधारण बड़े थे। कुल मिलाकर यह सबसे संभव लगता है कि चुपचाप इंग्लिश आदमी, जो अपने साथी से कम साहसी और कम हथियारा था, उस औरत की बेहोश आदमी को खतरे से दूर ले जाने में मदद की। अच्छा, हमारे इंजीनियर ने शिकायत भरे स्वर में कहा जब हम वापस लंदन जाने के लिए बैठ रहे थे। ये मेरे लिए काफी परेशानी भरी बात हो गई। मैंने अपनी उंगली भी खो दी और अपनी 50 पाउंड की फीस भी खो दी, और मुझे मिला क्या? अनुभव, होम्स ने हंसी मजाक करते हुए कहा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी रोमांचक कहानियों के मजे ले सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।